अगला चीज हम लोगों को पढ़ना है आणविक तथा आयनिक अभिक्रियाएं। आणविक अभिक्रिया और आयनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो आणविक अभिक्रिया नाम से ही लग रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अणु भाग ले रहे हैं, केवल अणु हैं तो वह हो जाएगा आणविक अभिक्रिया। और आयनिक अभिक्रिया उसमें अणु के साथ साथ आयन भी होने चाहिए, तभी वो कहलाएगी आयनिक अभिक्रिया। तो हम जो है आणविक अभिक्रिया को कैसे आयनिक में और आयनिक अभिक्रिया को कैसे आणविक में तब्दील करेंगे, इस प्रोसेस को देखना। तो जैसे आणविक अभिक्रिया, जैसे कोई देख लीजिए हमारा है 2KMnO4 धन 3H2SO4 धन 5H2C2O4, इससे बन रहा है K2SO4 धन 2MnSO4 धन 10CO2 और धन 8H2। यह हमारी एक अभिक्रिया है, यह आणविक अभिक्रिया है। सभी देखिए अणु हैं, तो अणु भाग ले रहे हैं, तो यह अभिक्रिया कहलाएगी आणविक अभिक्रिया। यह आणविक अभिक्रिया हो गई। अब इसको आयनिक अभिक्रिया में कैसे बदलेंगे, आयनिक रूप में कैसे बदलेंगे? किसी भी आणविक अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया में बदलने का तरीका होता है कि जो पदार्थ जल में आयनित होते हैं उन पदार्थों को आयनिक रूप में लिखा जाता है, और जो पदार्थ जल में आयनित नहीं होता है उसको उसी रूप में रहने देते हैं। जैसे अभिक्रिया में कहीं CO2 है, SO2 है, H2O है, NH3 है, तो इनको आयनिक रूप में नहीं लिखेंगे एज सच, यानी उसी रूप में उसको लिखा जाएगा। बस जो आयनिक रूप में बदल सकता है, यानी अगर लवण कोई दिया हुआ है, कोई आपका विद्युत अपघट्य है जो जल में आयनित होता है, तो उसको तोड़ करके हम धनावेशित और ऋणावेशित आयन में लिखेंगे। अगर नहीं टूटने वाला है तो उसी रूप में रहने देंगे। उसके बाद जो रिएक्शन एरो के दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद पक्ष में समान आयन है, तो उस समान आयन को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। जैसे सोडियम आयन बाएं तरफ है और सोडियम आयन दाएं तरफ भी समान संख्या है, तो गणित के नियम से वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो कैंसिल होने लायक हो उसको कैंसिल कर लेते हैं, बाकी जो बचता है वही हमारा कहलाएगा आयनिक समीकरण। अब जैसे देखिए यह अभिक्रिया हमारी आणविक रूप में है, इसको आयनिक रूप में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे? तो देखिए यह हमारा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, यह लवण है, तो लवण जल में आयनित होता है, तो इसको हम आयनिक रूप में लिखेंगे। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, यह विद्युत अपघट्य है, यह भी आयनित होता है, तो इसको भी आयनिक रूप में लिखेंगे। आप जेलिक अम्ल है, यह भी अम्ल है, जल में आयनित होता है, इसको भी आयनिक रूप में लिखेंगे। पोटेशियम सल्फेट, मैग्नस सल्फेट, ये लवण है, ये आयनित होंगे, इनको आयनिक रूप में बदलेंगे। CO2 और H2O ये आयनिक रूप में नहीं बदलेंगे, इनको उन्हीं रूप में हम उतार लेंगे। तो देखिए यह टूटेगा, तो KMnO4 के टूटने से क्या क्या बनेगा? पोटेशियम आयन बनेगा और MnO4 माइनस आयन ये बनता है। चूंकि ये दो अणु है, तो दो पोटेशियम आयन और दो परमैंगनेट आयन बन गया। प्लस H2SO4 जब आयनित होगा तो दो हाइड्रोजन आयन, एक सल्फेट आयन बनता है, लेकिन तीन अणु है तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन आयन और 3 एक कम 3 सल्फेट आयन बनेंगे। देखिए 6 हाइड्रोजन पर धन 6 आवेश टोटल हो गया, 3 सल्फेट है तो 3 दूनी 6 ऋण 6 उदासीन हो गया। इसके बाद H2C2O4 टूटेगा तो 5 दूनी 10 हाइड्रोजन आयन
और धन 5 C2O4 माइनस माइनस ऑक्सिलेट है। K2SO4 टूटेगा तो 2K प्लस SO4 माइनस माइनस धन 2Mn प्लस 2 धन 2SO4 माइनस माइनस धन 10 CO2 और धन 8 H2 उसी रूप में रहेगा। अब देखिए कौन सा आयन कटने लायक है। तो देखिए इधर 2 पोटेशियम आयन है, इधर भी 2 पोटेशियम आयन है। तो पोटेशियम आयन से कैंसिल होगा। अब उसके बाद देखिए सल्फेट आयन, देखिए 3 सल्फेट आयन है और इधर देखिए 1 सल्फेट आयन और ये 2 सल्फेट, 2 और 1 3। तो 3 सल्फेट आयन से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। अब देखिए कोई कैंसिल होने लायक नहीं है, तो अब जो कैंसिल होने लायक नहीं है तो उसको अब उतार लेंगे। तो ये बचेगा हमारा 2MnO4 माइनस धन 6H आयन और ये 10, दोनों को मिला लीजिए तो 6 और 10 16H आयन हो गया। धन 5 C2O4 माइनस माइनस इधर बचेगा 2Mn प्लस 2 प्लस 10 CO2 प्लस 8 H2। ये हमारा देखिए आयनिक रूप हो गया। अगर आपका जो आणविक अभिक्रिया है, आणविक समीकरण है, यदि आणविक समीकरण संतुलित रूप में दिया हुआ है तो उसको हम आयनिक रूप में बदलेंगे तो वह भी हमारा संतुलित समीकरण में बदलेगा। मिला करके देखिए यहां यह संतुलित है, यहां पर देखिए 2 मैग्नीज, इधर देखिए 2 मैग्नीज बराबर हो गया 16 हाइड्रोजन 8 दूनी 16 हाइड्रोजन बराबर हो गया 5 दूनी 10 कार्बन और 10 CO2 में 10 कार्बन बराबर हो गया। बचा ऑक्सीजन, तो 2 चौके 8 ऑक्सीजन यहां पर और 5 चौके 20, तो 20 और 8 28 ऑक्सीजन बाईं तरफ हो रहा है। अब इधर देखिए 10 दूनी 20 8 एकम 8 20 वाट 28 ऑक्सीजन, ये भी हो गया। तो परमाणु सभी संतुलित हैं। अगर अभिक्रिया हमारे संतुलित है तो परमाणुओं के साथ साथ आवेश को भी संतुलित होना पड़ेगा, वह भी संतुलित होना चाहिए। तो परमाणु को हम लोगों ने मिला लिया, आवेश को मिला लेते हैं कि क्या यह संतुलित है या नहीं। तो देखिए MnO4 पर 1 ऋण आवेश, 2 आपका MnO4 माइनस है तो टोटल हो गया 2 ऋण, और यहां 5 ऑक्सिलेट है, इस पर 2 ऋण है तो 5 दूनी 10, तो 10 ऋण आवेश और 2 ऋण आवेश, टोटल हो गया 12 ऋण आवेश, और 16 हाइड्रोजन है तो इस पर 16 धन आवेश हो गया। तो 12 ऋण आवेश और 16 धन आवेश संतुलित होगा तो क्या बचेगा, 4 धन आवेश बचेगा। बाईं तरफ 4 धन आवेश बच रहा है और दाहिने ओर आ जाइए, मैग्नीज पर 2 धन, 2 मैग्नीज आयन है, 2 दूनी 4, तो इधर भी 4 धन आवेश, बाकी कहीं आवेश नहीं है। अर्थात हमारे परमाणु भी बराबर हैं, आवेश भी बराबर हैं, अतः यह हमारा पूर्ण रूप से संतुलित आयनिक समीकरण है। कोई जरूरी नहीं है कि समीकरण हमारा संतुलित हो। अगर आणविक समीकरण असंतुलित दिया हुआ है तो भी हम उसको आयनिक रूप में बदल सकते हैं, लेकिन जो बदलने के बाद हमारा आयनिक रूप होगा, समीकरण होगा, वह संतुलित नहीं रहेगा, वह भी असंतुलित। और यदि संतुलित दिया है तब जो है संतुलित रूप में प्राप्त होगा। इस तरह से हम आणविक समीकरण को बदलते हैं आयनिक समीकरण। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पास एक दूसरी अभिक्रिया हमारी है
आणविक अभिक्रिया SnCl2 + 2 FeCl3 बन रहा है SnCl4 + 2 FeCl2। इसको आयनिक रूप में बदलना है। देखिए कैसे बदलेंगे। तो SnCl2 टूटेगा तो यहां पर Cl पर 2 धन चार्ज और 2 क्लोराइड आयन बनेगा SnCl2 के टूटने से। उसी तरह से FeCl3 आयनित होगा तो 2 Fe+3, ये वाला +3 अधन 2/6 क्लोराइड आयन बनेगा। इधर ये टूटेगा तो Cl पर धन 4 आवेश और धन 4 क्लोराइड आयन और धन यहां पर 2 Fe, इस पर 2 धन अधन 4 क्लोराइड हो जाएगा। अब देखिए समान आयन को कैंसिल कर दीजिए तो समान आयन क्या मिल रहा है, केवल क्लोराइड आयन। और क्लोराइड देखिए 2 क्लोराइड और 6 क्लोराइड, 8 क्लोराइड इधर हो गए और 4 क्लोराइड और 4 क्लोराइड, तो 8 क्लोराइड इधर हो गया। तो ये क्लोराइड आयन से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा उसको हम नोट कर लेंगे, यानी Cn+2 + 2 Fe+3 बन गया Cn+4 + 2 Fe+2। यह हमारा जो है संतुलित आयनिक समीकरण हो गया। क्योंकि आणविक समीकरण हमारा संतुलित है तो हमारा आयनिक समीकरण भी संतुलित होगा। मिला करके देख सकते हैं, एक Cn 2 Fe 2 Fe, चार्ज को मिलाएंगे तो धन 2 और 2 तिहाई 6, तो 6 2 8, धन 8 बाईं तरफ हुआ और Cl पर धन 4 और 2 दूनी 4 Fe पर, तो धन 4 धन 8 दोनों तरफ आवेश भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरह से कोई भी आणविक अभिक्रिया दिया है तो हम उसको आयनिक रूप में बदल सकते हैं। इसी का उल्टा आयनिक समीकरण को कैसे आणविक रूप में बदलेंगे यह भी आपको जान लेना है। इसी समीकरण को हम आणविक रूप में बदल करके दिखा रहे हैं, इसी समीकरण को। अब जैसे समीकरण हमारा हो जाएगा Cn +2 + 2 FeCl3 2 Fe+3 और बन रहा है Cn+4 धन 2 Fe+2 को आणविक रूप में बदलिए। आणविक रूप में चाहे समीकरण में बदलिए। तो सवाल में क्लू छिपा रहता है, ये दिया रहेगा कि स्टेनस क्लोराइड की फेरिक क्लोराइड से अभिक्रिया का आयनिक समीकरण निम्न है, इसे आणविक रूप में चाहे आणविक समीकरण में बदलिए। सवाल पर ध्यान दीजिएगा, सवाल में आपको ऐसे देगा कि स्टेनस क्लोराइड तथा फेरिक क्लोराइड के मध्य अभिक्रिया का आयनिक समीकरण निम्न है, इसे आणविक समीकरण में बदलिए। और उसके बाद ये आपका दिया रहेगा। तो अब उस भाषा से आपको निकालना है कि स्टेनस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड के मध्य क्रिया हो रही, यानी स्टेनस टूटेगा तो स्टेनस आयन और क्लोराइड आयन, और फेरिक क्लोराइड टूटेगा तो फेरिक आयन और क्लोराइड आयन बनेगा। यानी धनायन जो स्टेनस और फेरिक आयन है, इनके संगत ऋणायन क्या आपको लेना पड़ेगा, क्लोराइड। अपने मन से हम नहीं जोड़ेंगे कि सल्फेट जोड़ लें, नाइट्रेट जोड़ लें। रिएक्शन में दिया रहेगा, सवाल में दिया रहेगा कि अभिक्रिया किसके मध्य हो रही है, तो उस सवाल की भाषा से आप पकड़ लेंगे कि किस धनायन, क्योंकि हमको आणविक रूप में बदलना है, उदासीन बनाना है, तो धनायन के संगत, इसकी प्रक्रिया यही होती है कि धनायन के संगत उचित ऋणायन और ऋणायनों के संगत उचित धनायन, ये जोड़ करके हम उदासीन अणु बनाते हैं और तो हमारी आयनिक अभिक्रिया किसमें बदल जाती है, आणविक अभिक्रिया। तो यह बहुत ही आसान सा है, क्योंकि यहां पर केवल ऋणायन क्लोराइड है, तो बस धनायन के संगत उचित ऋणायन, कौन सा ऋणायन, क्लोराइड जोड़ देंगे।
तो यहां लिखा जाएगा धनायनों के संगत उचित ऋणायन, कौन सा ऋणायन? क्लोराइड आयन जोड़ने पर, जोड़िए। तो अब क्या होगा, यन पर 2 धन है, तो इसको उदासीन करने के लिए कितने क्लोराइड? 2 क्लोराइड जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक क्लोराइड पर 1 ऋण आवेश होता है, इस पर 2 धन है, तो 2 क्लोराइड जोड़ेंगे। धन 2Fi+3, तो यहां टोटल चार्ज हो गया 2 तिहाई 6, धन 6। तो इसको उदासीन करने के लिए ऋण 6 चाहिए, और क्लोराइड पर 1 ऋण होता है, तो 6 क्लोराइड हम जोड़ेंगे, ये ऋण 6 हो गया क्लोराइड। उसी तरह से यन है धन 4, तो इसके संगत 4 क्लोराइड जोड़िए। धन 2Fi पर 2 धन है, इसके संगत भी 4 क्लोराइड जोड़िए। अब जब जोड़ेंगे तो अब जोड़ करके उदासीन अणु बनाना है। तो अब देखिए स्टेनस आयन और क्लोराइड आयन, तो इसकी संयोजकता, इस पर अक्षर संख्या चाहे इस पर धन 2 आवेश है, इस पर 1 ऋण है, यानी स्टेनस आयन की संयोजकता 2, क्लोराइड की संयोजकता 1 है। अब त्रिय गुणा करके हम अणु बनाएंगे, संयोजकताएं जो है एक दूसरे के सिर पर चली जाएंगी, इसकी संयोजकता इसके पास, इसकी संयोजकता इसके पास। तो यहां पर हो जाएगा अणु बनेगा SnCl2, ये 2 आ जाएगा Cl2 के पास और इसका आ जाएगा इसके पास, तो SnCl2 आपका हो गया। अब देखिए यहां एक SN और 2 क्लोराइड है, SnCl2 में एक SN 2 क्लोरीन हो गया, उदासीन हो गया। प्लस अभी इस 2 को छोड़ दीजिए, Fi पर 3 धन है, क्लोराइड पर 1 ऋण है, तो जब सूत्र बनाएंगे तो यह ऋण क्लोराइड के पास आएगा और इसका एक संयोजकता इसके पास आएगा, तो ये सूत्र बनेगा हमारा FeCl3। अब अणुओं को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ 2 Fi और 6 Cl है, यहाँ 1 Fi 3 Cl हो रहे हैं, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से 2 अणु बन गया FeCl3। अब इसके बाद उसी तरह से यहां आपका बन जाएगा SnCl4 और धन ये बन जाएगा 2 अणु FeCl2। देखिए वही आपका जो है आणविक समीकरण प्राप्त हो गया। तो प्रश्न में दिया रहेगा कि अभिक्रिया किसके किसके मध्य हो रही है, उस आधार पर अनुमान लगाएंगे आप कि किस धनायन के साथ कौन सा उचित ऋणायन जोड़ा जाएगा और किस ऋणायन के साथ कौन सा उचित धनायन जोड़ा जाएगा। इस तरह से आप आणविक समीकरण को आणविक में बदल सकते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है अभिक्रियाओं का संतुलन। अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित किया जाएगा, यहां रेडॉक्स अभिक्रियाओं को हम कैसे संतुलित करते हैं। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने की 2 विधियां दी गई, इन 2 विधियों की सहायता से हम लोग अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे। ये 2 विधियां कौन सी हैं? एक हमारी है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, और दूसरी है ऑक्सीकरण संख्या विधि, ऑक्सीकरण संख्या विधि, ऑक्सीकरण संख्या विधि। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि को। आयन इलेक्ट्रॉन विधि क्या है? आयन इलेक्ट्रॉन विधि, इसके कुछ नियम हैं, कुछ स्टेप हैं, उन स्टेप की सहायता से आप अभिक्रिया को संतुलित करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि में। आयन इलेक्ट्रॉन विधि में सबसे पहला काम आपका क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि पहला स्टेप, अगर आपके प्रश्न में
आणविक अभिक्रिया दी है, तो आणविक अभिक्रिया को बदलेंगे किसमें? आयनिक अभिक्रिया में, आयनिक समीकरण में, आयनिक रूप में। पहला काम आयन इलेक्ट्रॉन विधि में पहला काम होता है कि आणविक अभिक्रिया को आयनिक रूप में बदलते हैं। यदि प्रश्न में पहले से ही आयनिक समीकरण दिया है तब उसको आयनिक रूप में फिर बदलने की जरूरत नहीं है, तब यह पहला स्टेप नहीं रहेगा, यूज नहीं होगा। दूसरा स्टेप होगा जब आप आयनिक में बदल लिए तो उसके बाद इस समीकरण को दो अर्ध अभिक्रिया में बदलते हैं, दो अर्ध अभिक्रिया। और दो अर्ध अभिक्रिया हमारी क्या होती है? चूंकि हमारी अभिक्रिया रेडॉक्स की है तो उसमें दो अभिक्रियाएं जुड़ी हुई हैं, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन। तो ऑक्सीकरण को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन वाली क्रिया को अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। और जब दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारी संपूर्ण रेडॉक्स अभिक्रिया बन जाती है। तो उन अभिक्रियाओं को दो अर्ध अभिक्रियाओं में तोड़ते हैं, यानी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। ये दूसरा स्टेप का काम है। जब इसको हम ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध अभिक्रिया में परिवर्तित कर लेते हैं तब किसी एक अर्ध अभिक्रिया को पहले लेते हैं, चाहे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया लीजिए चाहे अपचयन, कोई एक। तो किसी एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, संतुलित किया जाता है। दो अर्ध अभिक्रियाओं में तोड़ लिए, बदल लिए, तो उसके बाद उसमें से किसी एक अर्ध अभिक्रिया, किसी एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, यानी किसी एक अर्ध अभिक्रिया, चाहे ऑक्सीकरण हो और चाहे अपचयन, कोई भी आप ले सकते हैं, तो किसी एक को लेकर के संतुलित करेंगे। अब संतुलित कैसे करेंगे अर्ध अभिक्रिया को, उसके स्टेप देखिए। तो जब अर्ध अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो सबसे पहले परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। परमाणुओं को सबसे पहला काम उसमें होगा कि परमाणुओं को संतुलित करते हैं। अर्ध अभिक्रिया में अभिकारक पक्ष में, उत्पाद पक्ष में जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं को बराबर किया जाता है। बराबर करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी परमाणुओं को संतुलित करने के लिए बस उचित संख्या से हम लोग गुणा करते हैं, अलग से जोड़ते नहीं हैं। उचित संख्या से जो पहले से परमाणु हैं उसी में उचित संख्या से गुणा करके दोनों तरफ, और हम परमाणु को बैलेंस करते हैं। और सबसे अंत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करते हैं। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करना होता है तब ये देखा जाता है कि अभिक्रिया का माध्यम क्या है। अभिक्रिया का माध्यम यदि अम्लीय है, माध्यम यदि अम्लीय है और अभिक्रिया में पहले से हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तब ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जिधर जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उधर उतना H2O और उसके दूसरी ओर दूना हाइड्रोजन आयन जोड़ते हैं। यानी अम्लीय माध्यम में
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O और H आयन का प्रयोग किया जाता है। अगर पहले से अभिक्रिया में हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तब जिधर जितने ऑक्सीजन की कमी है उस पक्ष में उतना H2O जोड़ दीजिए और दूसरे पक्ष में दोगुना हाइड्रोजन है, क्योंकि जितना H2O जोड़ेंगे तो एक H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो अपोजिट साइड में दुगना H आयन जोड़ देंगे तो परमाणु बैलेंस हो जाएगा। और यदि पहले से अभिक्रिया में हाइड्रोजन मौजूद है तब ये रूल काम नहीं करता, लेकिन संतुलित करेंगे H2O और H आयन से ही। अब जिधर जितना H2O रखने पर और जितना H आयन रखने पर समीकरण हमारा बैलेंस हो जाए, वो अपने हिसाब से हम उसको एडजस्ट करते हैं। बराबर बराबर नहीं रखना है, जिधर जितना डिमांड होगी उधर उतना H2O और दूसरी ओर उतना H आयन ही रख करके हम संतुलित कर लेंगे। और यदि माध्यम क्षारीय होता है, अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में है, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O और OH आयन का प्रयोग करते हैं। तब H2O और OH आयन आवश्यकता अनुसार जिधर जितने की आवश्यकता हो, जिसकी आवश्यकता हो आप जोड़ सकते हैं। दोनों जोड़ सकते हैं, कोई एक भी आवश्यकता है तो अभी जोड़ सकते हैं। यहां पर भी एक नियम है कि यदि पहले से हाइड्रोजन मौजूद नहीं है अभिक्रिया में, तो जिधर जितने ऑक्सीजन की अधिकता होती है उधर उतना H2O और दूसरी ओर दोगुना OH आयन जोड़ते हैं। जिधर जितने ऑक्सीजन की अधिकता है, अम्लीय वाले में क्या था, कमी था तो उधर H2O जोड़ रहे थे। क्षारीय माध्यम में क्या होता है कि जिधर जितने ऑक्सीजन की अधिकता होती है उधर उतना H2O और उसके दूसरे साइड में दोगुना OH आयन जोड़ देंगे, परमाणु बैलेंस हो जाता है। यदि हाइड्रोजन मौजूद है तब फिर आपको सेटअप करना पड़ेगा किधर कितना हम रखें, तो डिमांड के अनुसार आपका रहेगा। तो ये हमारा हो गया परमाणुओं का संतुलन। उसके बाद अगला स्टेप होता है, जब परमाणु को संतुलित कर लेते हैं तब आप आवेश को संतुलित करते हैं। आवेश को संतुलित किया जाता है। जब सभी परमाणु संतुलित हो जाते हैं तब आवेश को संतुलित करते हैं। और आवेश को संतुलित करने के लिए समीकरण में जिधर आवश्यकता हो उधर केवल और केवल उचित संख्या में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, घटाया नहीं जाता है। केवल और केवल इलेक्ट्रॉन, आवेश को बैलेंस करने के लिए उचित संख्या में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है जिधर आवश्यकता हो। तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके आवेश को संतुलित कर लेते हैं। इस तरह से हमारा ये एक अर्ध अभिक्रिया जो होती है संतुलित हो जाती है। इसके बाद क्या करते हैं, अब चौथा प्रक्रिया है, इसी प्रकार दूसरी अर्ध अभिक्रिया को भी क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अर्ध अभिक्रिया को भी संतुलित किया जाता है। इसी स्टेप की सहायता से दूसरी अर्ध अभिक्रिया को संतुलित कर लेंगे पूर्ण रूप से, यानी आवेश सहित। अब अगला स्टेप क्या होता है कि ये देखते हैं कि दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो आवेश को संतुलित करने के लिए आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, तो एक अभिक्रिया आपकी ऑक्सीकरण की होगी, एक अपचयन की होगी। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा यानी उत्पाद में जुड़ा हुआ होगा। अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा यानी वो अभिकारक पक्ष में होगा। तो एक दूसरे की अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप ये पहले मिलाएंगे कि क्या दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो ठीक है, बराबर नहीं है तो दोनों अभिक्रियाओं में
पूरे समीकरण में उचित संख्या से गुणा करके इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करेंगे। तो अगला स्टेप होता है कि दोनों अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करते हैं। अगर पहले से बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो उचित संख्या से गुणा करेंगे। पूरे समीकरण में अणुओं के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों में गुणा करके बराबर करेंगे। अब जब बराबर हो गया तो एक में अभिकारक पक्ष में होगा, एक अभिक्रिया में उत्पाद पक्ष में होगा। तब अगला स्टेप होता है दोनों समीकरणों को यानी अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं। दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं और जब जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी सबको जोड़ करके आप अभिक्रिया लिख लीजिए। वही आपको अंत में संतुलित समीकरण चाहे अभिक्रिया प्राप्त होगी। किस रूप में? आयनिक रूप में, क्योंकि आप आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित कर रहे हैं आयनिक रूप में बदल करके, तो आयनिक रूप में मिलेगा। यदि आपको सवाल में आणविक रूप दिया है तो आप आयनिक रूप में बदल करके हल किए हैं, तो फिर अंत में संतुलित करने के बाद इस आयनिक समीकरण को आणविक समीकरण में परिवर्तित कर लेंगे, आपका अभिक्रिया संतुलित हो जाएगा। एक प्रैक्टिस करते हैं। सबसे सरल वही Sn+2 प्लस Fi+3 बन रहा है Sn+4 प्लस Fi+2। इस समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। संयोग से यह अभिक्रिया आयनिक रूप में दी हुई है। देखिए यह संतुलित नहीं है। Sn एक एक ठो है, Fi एक एक ठो है। आवेश देखिए धन 2 धन 3 तो धन 5 हो गया और धन 4 और धन 2 धन 6। आवेश संतुलित नहीं है, इसका मतलब यह अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित नहीं। इसको हम संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए पहला काम आपका है कि इसको दो अर्ध अभिक्रिया में परिवर्तित करना है। दो अर्ध अभिक्रिया, तो परिवर्तन देखते हैं Sn+2 का Sn+4 में, Fi+3 का Fi+2 में। अब देखिए यहां पर Sn की ऑक्सीकरण संख्या +2 और यहां Sn की ऑक्सीकरण संख्या +4 है, यानी यह प्रक्रिया हमारी हो गई ऑक्सीकरण की। और यहां +3 से +2 यानी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, यानी यह प्रक्रिया हो गई अपचयन। अब किसी एक अर्ध अभिक्रिया को लेंगे। मान लीजिए हम ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया ले रहे हैं। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया लिखने पर तो ये आपका है Sn+2 से Sn+4। अब देखिए यहां पहला अगला स्टेप होता है परमाणु को संतुलित किया जाता है। तो यहां परमाणु पहले से संतुलित है, एक Sn, तो अब परमाणु को नहीं संतुलित करेंगे। तब अगला स्टेप होता है आवेश को संतुलित करना। आवेश धन 2 इधर धन 4 है, तो अब लिखेंगे आवेश को संतुलित करने पर, आवेश को संतुलित करने पर तो Sn पर 2 धन और इधर Sn पर 4 धन है, तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो इधर धन 2 चार्ज है, इधर धन 4 आवेश है, तो हम इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ेंगे? तो आपको लग रहा है कि धन 4 वाले की तरफ जोड़ेंगे तो इसमें से रिड्यूस होकर के धन 2 के बराबर हो जाएगा। तो इधर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो देखिए आवेश धन 4 और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 ऋण हो गया, तो धन 4 और ऋण 2
तो ये हो गया धन 2, इधर भी धन 2 है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी तरह से दूसरी अभिक्रिया को लीजिए, तो हम ले लेते हैं अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अपचयन अर्ध अभिक्रिया ये आपका है Fe+3 से Fe+2। तो देखिए यहां भी आयरन 1 है, आयरन 1 है, आयरन परमाणु संतुलित है, आवेश धन 3 धन 2, आवेश संतुलित नहीं है। तो आवेश को संतुलित करिए, आवेश को संतुलित करने पर तो Fe+3 और ये Fe+2। अब देखिए इधर धन 3 है, इधर धन 2 है, तो दोनों को बराबर करना है, तो बस इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। अब चूंकि ये अपचयन की अभिक्रिया है और आप जानते हैं कि अपचयन की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, तो यहाँ Fe धन 3 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए प्लस इलेक्ट्रॉन तो एक ऋण हो गया, ये 3 धन, बैलेंस करेंगे तो धन 2, इधर धन 2, संतुलित हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को हमने पूर्ण रूप से संतुलित कर लिया। अब अगला स्टेप होता है, ये मिलाते हैं कि दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है कि नहीं है। तो देखिए पहले समीकरण में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे समीकरण में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। तो अगला काम हमारा होगा कि दूसरे समीकरण में हम किसी उचित संख्या से गुणा करके इलेक्ट्रॉन को बराबर कर दें। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दोनों समीकरणों में उचित संख्या से गुणा किया जाएगा। आवश्यकता केवल एक समीकरण में है तो एक ही समीकरण में उचित संख्या से गुणा करेंगे। तो यदि समीकरण नंबर 2 में केवल 2 से गुणा कर दिया जाए तो हमारा इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 2। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ देंगे। तो पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, Hn पर 2 धन और बन रहा है Hn पर धन 4 और धन 2 इलेक्ट्रॉन, और समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2Fe पर 3 धन, 2Fe पर धन 3, धन ये इलेक्ट्रॉन है तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर हो जाएगा 2Fe पर 3 धन। अब इसको जोड़िए, तब जोड़ेंगे तो देखिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा और बाकी को हम जोड़ लेंगे तो Hn पर 2 धन, धन 2Fe पर 3 धन, धन Hn पर 4 धन, धन 2Fe पर 3। और ये हमारा संतुलित आयनिक समीकरण प्राप्त हुआ। मिला सकते हैं, एक Hn, 2Fe, 2Fe, धन 2 और द्वितीय 6, तो धन 8 आवेश हुआ, धन 4 और द्वितीय 6 नहीं, ये धन 2 होगा। देखिए यहां गलत हो गया है, धन 2 और ये धन 2, 2 दूनी 4 और 4 8, तो द्वितीय 6 2 8 और 4 4 8। तो आवेश ही हमारा क्या है, बराबर है। इस तरह से यह संतुलित आयनिक समीकरण है। इस तरह से आप संतुलित करेंगे, ठीक है।